रात के 10 बज रहे थे। डिनर के बाद हॉस्टल की सारी लड़कियां वैसे तो अपने अपने रूम में चली जाती थीं, पर आज 8 लड़कियों का एक ग्रुप अपने रूम में न जाकर वहीं एक कॉर्नर में बड़ी सी टेबल के इर्द गिर्द जम गया। सबके चेहरे पर अलग ही चमक नजर आ रही थी। सबके सब खुशी से मतवाली हुई जा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी कि इन लड़कियों का मन खुशी से झूम रहा था। हॉस्टल की सबसे फेमस और तेज तर्रार स्टूडेंट शमिता की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। दीपावली की छुट्टियों में सभी लड़कियां अपने अपने घर गई थीं। सारी लड़कियां तो वापस हॉस्टल लौट आईं, पर शमिता नहीं लौटी। फिर कल ही उसने अपनी फ्रेंड्स और हॉस्टल वार्डन को उनके व्हाट्सएप पर अपनी शादी का इनविटेशन भेजकर सबको एकदम सरप्राइज कर दिया। शमिता वेस्ट बंगाल के 40 परगना में एक छोटे से गांव फूलपुर की रहने वाली थी। शमिता ने अपने गांव का वर्णन पहले भी कई बार अपनी फ्रेंड्स के सामने किया था कि उसका गांव फूलपुर एक पहाड़ी में बसा हुआ बहुत ही सुंदर और मनोरम हिल स्टेशन है। शमिता जब भी अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में हॉस्टल की अपनी फ्रेंड्स को बताती थी, सभी फ्रेंड्स का मन मचलने लगता था कि काशा वो भी कम से कम एक बार तो उस खूबसूरत से गांव में जा पाती। इसीलिए अब जब फूलपुर गांव में जाने का ऐसा सुनहरा मौका उनके सामने खुद ब खुद आ गया, तो फिर अब उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि शमिता की शादी में तो वे सब जाकर ही रहेंगी। अगले हफ्ते होने वाली शादी के लिए फूलपुर जाने का प्लान फाइनलाइज करने के लिए ही आज डिनर के बाद शमिता की फ्रेंड्स मीनल, श्रावणी, कणिका, सुजाता, रूही, प्रिया, कंचन और सपना यहां डाइनिंग हॉल में ही रुक गए थे। शमिता वैसे प्रिया और सुजाता की रूममेट थी, इसलिए वे दोनों तो एकदम मन पक्का करके ही बैठी थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर शमिता की शादी में तो जाना ही है। मीनल ने खड़े होते हुए पूरी गंभीरता से अपनी बात रखी। फ्रेंड्स, हम सबको शमिता की शादी में शामिल होना ही चाहिए। कितने प्यार से उसने हम सबको इनवाइट किया है वहां। अगर हम शादी में नहीं गए तो बेचारी शमिता का दिल टूट जाएगा। रूही तपाक से बोली। दिल क्यों टूटेगा शमिता का, हम सब जरूर जाएंगे फूलपुर। कणिका ने भी सहमति जताई। बिल्कुल, और फिर शमिता की कोई बहन भी तो नहीं है। अब अगर हम भी नहीं जाएंगे तो फिर शमिता की शादी में तो कुछ रौनक ही नहीं रहेगी। प्रिया ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। रौनक तो हमारे जाने से ही बढ़ेगी ना शादी की, तो फिर इतना सोच विचार क्यों? अब बस प्लान फाइनल करो और शादी में चलने की तैयारी शुरू कर दो। कंचन ने गर्दन हिलाई और फिर सोचते हुए बोली। इतना आसान भी नहीं है फ्रेंड्स फूलपुर जाना। एक तो सबसे पहले हमें हॉस्टल वार्डन की परमिशन लेनी होगी, जो कि मिलना लगभग नामुमकिन ही है। नामुमकिन? नामुमकिन क्यों? क्या वार्डन का दिल नहीं होता, या फिर वार्डन की कोई इच्छा ही नहीं होती? मिस मिताली घोष की आवाज सुनते ही सारी फ्रेंड्स चौंक कर उठ खड़ी हुईं। अपनी बातचीत में वे इस कदर मग्न हो गई थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी हॉस्टल वार्डन मिस मिताली घोष उनके करीब आकर खड़ी हो गई थी। सारी फ्रेंड्स को यूं चौंक कर खड़ी होते देख मिस मिताली मुस्कुराकर बोली। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, आप लोग तो यूं डर गए मानो कोई चुड़ैल पीपल के पेड़ से उतर कर आ खड़ी हो। मैं इतनी भयानक दिखती हूं क्या? अब मीनल ने संभलते हुए कहा। नो मैमा, वो बात नहीं। आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि लगता ही नहीं कि आप हमारे हॉस्टल की वार्डन हैं। आपको देखकर तो लगता है कि किसी कवि की कल्पना ही साकार हो गई है आपके रूप में। मिस मिताली इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसी कि उनकी बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू छलक उठे। फिर किसी तरह से वो बोली, ओह गॉड, आप लोग कहां से इतने बड़े बड़े वर्ड्स ढूंढ निकालते हो? कवि की कल्पना, एक प्रिया ने धीमे से कहा। सच ही तो कहा है मीनल ने, आप हो ही इतनी सुंदर कि जो भी देखे वो बस देखता ही रह जाए। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, तीखे नैन नक्श और उस पर घने काले लंबे बाल। अब मिस मिताली ने अपना हाथ उठाया और गंभीर लहजे में बोली, बस बस, अब बस करो ये तारीफ करना। मैं एक्चुअली यहां खुद ही आप सबसे फूलपुर जाने के बारे में बात करने आई थी। सच? आप सच कह रही हैं मैम? आप तैयार हैं फूलपुर जाने के लिए? लगभग सभी लड़कियां एक साथ हैरानी से बोल पड़ी। मिस मिताली की इमेज एक तेज तर्रार और डिसिप्लिन पसंद वार्डन की थी। उन्हें आज तक कभी किसी ने मुस्कुराते या खुश होते हुए नहीं देखा था। मिस मिताली हॉस्टल और हॉस्टल कंपाउंड में बने अपने घर के अलावा कभी भी कहीं और नहीं जाती थी। बहुत जरूरी होने पर ही मिस मिताली कॉलेज या फिर प्रिंसिपल से मिलने जाती थी। यहां तक कि
उन्हें किसी ने मार्केट आते जाते भी कभी नहीं देखा था। हॉस्टल की एक पुरानी काम वाली मौसी से लड़कियों को पता चला था कि मिस मिताली के परिवार में कोई भी नहीं था। वे इसीलिए कभी कहीं किसी से मिलने जुलने भी नहीं जाती थी और न ही कभी कोई उनसे मिलने हॉस्टल आता था। आज सारी फ्रेंड्स हैरत से आंखें फाड़े हुए मिस मिताली को देखे जा रही थीं, जो उनके सामने हंसती मुस्कुराती हुई खड़ी थीं। सुजाता ने अब मिस मिताली से एकदम सीधे ही पूछ लिया, तो क्या आप हमें शमिता की शादी में शामिल होने की परमिशन दे देंगी? हम जा सकते हैं ना फूलपुर? जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो फूलपुर, बट एक कंडीशन पर। आप सबके साथ मैं भी फूलपुर जाऊंगी। मुझे भी शमिता की शादी में शामिल होना है, मिस मिताली ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अब तो सारी फ्रेंड्स यूं शॉक्ड होकर मिस मिताली को घूरने लगी, मानो उन लड़कियों को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिस मिताली ने उनके साथ शमिता की शादी में आने की बात कही है। मिस मिताली ने उन लड़कियों की सूरत देखी, फिर एकदम से सर्द लहजे में बोली, जाओ अब अपने अपने रूम में, हम सब 2 दिन बाद यहां से निकलेंगे। अपना बैग पैक करना शुरू कर दो, मैं बाकी की सारी डिटेल्स कल रात को दूंगी। ओके, गुड नाइट। और फिर मिस मिताली सीधे मुड़कर डाइनिंग हॉल से बाहर की ओर चल दी। मिस मिताली के जाने के बाद 8 फ्रेंड्स भी उठ खड़ी हुई और सोच में डूबी हुई अपने अपने रूम की तरफ जाने लगी। सबके दिलो दिमाग में यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर आज अचानक ही मिस मिताली में इतना बदलाव कैसे आ गया। जो मिस मिताली कल तक एकदम रुखी, कठोर और नाराज सी लगती थी, यूं आज अचानक ही पहाड़ी नदी की तरह खिलखिलाती कैसे नजर आ रही है। प्रिया और सुजाता जब अपने रूम में पहुंची तो वहां शमिता का खाली पड़ा बेड देखकर प्रिया बोल उठी, सच यार, मुझे तो ना अब शमिता की इतनी याद आ रही है कि मन कर रहा है बस उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। सुजाता ने गर्दन हिलाई, हाँ यार, याद तो आ रही है, पर अब थोड़ी तसल्ली भी है कि हम जल्दी ही शमिता के पास जाने वाले हैं। अचानक प्रिया ने गंभीरता से कहा, सुजाता, तूने एक बात पर ध्यान दिया? आज मिस मिताली कितनी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। कल तक तो एकदम आग बरसाते हुए बात करती थी और आज कैसे मानो फूल बरस रहे थे उनके मुंह से। सुजाता ने प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कुछ सोचती हुई अपने बेड पर लेट गई। सुजाता भी फिर चुपचाप सो गई। सुबह उठकर सारी लड़कियां तैयार होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट कर रही थीं। सुबह 9 बजे कॉलेज जाने के लिए लड़कियों को हॉस्टल से निकलना पड़ता था, इसलिए सब फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करने में लगी थीं। तभी मिस मिताली डाइनिंग हॉल में आई और शमिता की शादी में जाने के लिए बेचैन उसकी फ्रेंड से बोली, मैंने कल रात ही सब पता कर लिया है। अगर हम परसों रात की ट्रेन से निकलेंगे तो करीबन 18 घंटे में हावड़ा पहुंच जाएंगे। फिर हावड़ा से एक 9 सीटर गाड़ी बुक करके हम सीधे फूलपुर रवाना हो जाएंगे। मीनल ने फौरन कहा, पर मिस, हमें इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट्स कैसे मिलेंगी? अब तक तो सब बुक हो गई होंगी। कंचन ने भी हामी भरी, हाँ मिस, हम तो इसीलिए सोच रहे थे कि क्यों ना फ्लाइट से ही कोलकाता पहुंच जाएं। ओफ, टिकट्स की चिंता आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रिंसिपल के हस्बैंड यहाँ रेलवे में ऑफिसर हैं, उनकी हेल्प से हमें इजीली तत्काल में टिकट्स मिल जाएंगी। फ्लाइट वगैरह का आते समय सोचेंगे, मिस मिताली ने फौरन समझाते हुए कहा। सबको ये बात जम गई, उन्होंने अपनी सहमति दे दी। मिस मिताली ने आगे कहा, आज कॉलेज से आते ही आप सब मुझे 2000 रुपये दे देना, फिर मैं सारे पैसे कलेक्ट करके प्रिंसिपल मैम को दे दूंगी। लड़कियों ने खुशी से सिर हिलाया और फिर अपनी बात कहकर मिस मिताली वहां से चल दी। मिस मिताली के जाते ही ब्रेकफास्ट सर्व कर रही विमला मौसी बोल उठी, गजब ही हो गया ये तो। इतने बरसों में हमने कभी भी वार्डन मैडम को इतना खुश कभी नहीं देखा है। चाय की केटली रखी हुई कुसुमलता बोली, इतना खुश क्या मौसी, हमने तो कभी मैडम को थोड़ा भी खुश होते हुए नहीं देखा। अचानक ही कुसुमलता अपनी बात पूरी करते करते सहम गई। सामने दरवाजे से मिस मिताली तेजी से वापस हॉल में ही आ रही थी और जिस तरह से वो घूरते हुए कुसुमलता को देख रही थी, उससे साफ जाहिर था कि मिस मिताली ने कुसुमलता की कही हुई बात सुन ली थी। मिस मिताली सीधे आकर कुसुमलता के सामने आकर खड़ी हो गई और फिर खून जमा देने वाली सर्द आवाज में बोली, बहुत जानकारी रखने लगी हो आजकल मेरे बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मिस मिताली की सर्द आवाज सुनकर कुसुमलता ही क्या हॉल में मौजूद सबका दिल बुरी तरह से कांपने लगा। सब लड़कियां जल्दी जल्दी उठकर खड़ी हो गई। तभी मिस मिताली एकदम से मुस्कुराती हुई बोली, अरे आप सब क्यों घबरा कर खड़ी हो गई?
मैं तो बस ये बताने चली आई थी कि मैं आज दोपहर को प्रिंसिपल मैम से मिलने जा रही हूं, तो अगर आप लोग अपने टिकट के पैसे वहां लाकर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। 8 लड़कियों ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। मिस मिताली ने एक बार फिर पूरे हॉल में अपनी तीखी नजर डाली और फिर मुड़कर वापस दरवाजे से निकल गई। विमला मौसी और कुसुमलता का चेहरा तो ऐसे सफेद पड़ गया था मानो उनमें खून ही न बचा हो। वे दोनों डरी सहमी सी बस दरवाजे की ओर ही ताकते हुए खड़ी थीं। शमिता की 8 फ्रेंड्स की हालत भी कुछ अजीब सी ही हो रही थी। एक तरफ तो उन्हें अपनी फ्रेंड शमिता की शादी में जाने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ मिस मिताली के साथ वहां जाने के नाम से ही अब उनके प्राण सूख रहे थे। क्या होगा अब आगे? क्या ये लड़कियां जाएंगी फूलपुर? और जाएंगी भी तो क्या सही, सलामत पहुंच पाएंगी वहां? मिस मिताली के डाइनिंग हॉल से जाने के बाद भी जाने कितनी ही देर तक सारी लड़कियां यूं ही खामोश बुत बनी खड़ी रहीं। विमला मौसी और कुसुमलता तो इस तरह से लपकती हुई अंदर किचन में घुस गईं, मानो एक क्षण और यहां खड़ी रहेंगी तो उन पर कयामत टूट पड़ेगी। तभी कॉलेज की बेल जोर से घनघनाती हुई बजी तो मानो सारी लड़कियां एकदम से होश में आती हुई जल्दी जल्दी हॉल से बाहर निकलकर चल दी। अपने कॉलेज बैग लिए जब लड़कियां लगभग भागती हुई अपने अपने क्लासरूम में पहुंची तो वहां उनके प्रोफेसर लेक्चर देना शुरू कर चुके थे। लंच ऑनवर होते ही शमिता की सभी 8 फ्रेंड्स कॉलेज की लॉबी में एक जगह जमा हो गए। सबके चेहरों पर अजीब तरह के भाव झलक रहे थे। सपना ने अपने पास रखी पानी की बोतल से एक छूट पानी पिया, फिर बोली, यार मुझे तो लग रहा है कि मैं शमिता की शादी में ना जाऊं तो ही अच्छा रहेगा। कल रात से ही मेरे मन में कुछ खटक रहा है कि फूलपुर जाना ठीक नहीं। कंचन ने झल्लाते हुए कहा, ओह सपना, तू भी क्या पागलों जैसी बातें कर रही हैं? जरा सोच के देख, खुद मिस मिताली ने ही सामने से परमिशन भी दे दी है और वो खुद भी साथ चलने के लिए रेडी भी है। अब तो हमारे पेरेंट्स भी हमें जाने से मना नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अपनी वार्डन के साथ वहां जाएंगे। मीनल ने सोचते हुए धीमे स्वर में कहा, यह बात तो है, मिस मिताली के साथ चलने से हम सब सिक्योर रहेंगे, पर सपना की बात से भी मैं सहमत हूं कि मिस मिताली का बिहेवियर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मैंने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मिस मिताली इतनी हंसती मुस्कुराती हुई हमें फूलपुर जाने की परमिशन दे देगी। श्रावणी फौरन बोल उठी, परमिशन ही नहीं दी है मिस मिताली ने, बल्कि वे तो खुद भी हमारे साथ चलने के लिए राजी हैं। वही तो यार, अचानक ही पतझड़ में बसंत कहां से आ गया? कुछ तो बहुत उलझन भरा है। कंचन ने चिंता जताई। तभी एक पियून उन्हें खोजते हुए चला आया और बोला, आप सबको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है अपने ऑफिस में अभी। फौरन 8 लड़कियां चल पड़ी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की ओर। वहां दरवाजे पर पहुंची ही थीं कि बाहर खड़े पियून ने कहा, जल्दी जाओ आप लोग, कब से मैडम जी राह देख रही हैं। जैसे ही वे लड़कियां मैम के ऑफिस में एंटर हुईं, उनकी नजर मिस मिताली पर पड़ी। मिस मिताली एकदम गंभीर होकर प्रिंसिपल मैम के सामने वाली चेयर पर बैठी थीं। जैसे ही सब लड़कियों ने प्रिंसिपल मैम के साथ साथ मिस मिताली को गुड आफ्टरनून विश किया, प्रिंसिपल मैम ने तो फौरन रिप्लाई कर दिया, पर मिस मिताली ने बस हल्के से गर्दन हिला दी। प्रिंसिपल मैम ने सारी लड़कियों को गौर से देखा, फिर बोली, तुम सबने सोच समझकर डिसाइड किया है ना फूलपुर जाने के लिए। वैसे मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फूलपुर बहुत ही छोटा सा गांव है, चारों तरफ घना जंगल है उसके। मीनल ने धीमे स्वर में कहा, मैम हम अकेले तो नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ मिताली मैम भी तो जा रही है ना। अब तुम लोगों ने तो मिस मिताली को अपनी जिद से इतना मजबूर कर दिया तो बेचारी मानेगी ही ना, नहीं तो मैंने तो इन्हें कभी कॉलेज कैंपस से भी बाहर जाते नहीं देखा है। प्रिंसिपल मैम ने मीनल को घूरते हुए कहा। हैरानी से सब लड़कियों ने मिस मिताली की ओर देखा, जो एकदम निर्लिप्त सी सामने देखती हुई चेयर पर बैठी थी। रूही ने बोलने का प्रयास किया, पर मिताली मैम तो खुद। ओके रूही, मैंने बता दिया है सब कुछ मैडम को और वे मान गई हैं कि तुम सब मेरे साथ फूलपुर जा सकती हो। मिस मिताली ने बीच में ही रूही की बात काटते हुए कहा। फिर मिस मिताली ने मीनल की ओर देखते हुए पूछा, पैसे ले आए हो ना टिकट के आप लोग? तो फिर फटाफट मैडम के पास जमा कर दो, मैडम हम सबके लिए टिकट्स अरेंज करवा देंगी। मीनल ने फौरन अपनी फ्रेंड्स को इशारा किया और सभी लड़कियों ने टिकट के पैसे मैडम की टेबल पर रख दिए। मिस मिताली ने चेयर से उठते हुए कहा, ओके गर्ल्स, अब सब जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। मैं आज रात को डिनर के बाद बाकी की प्लानिंग बताऊंगी। ओके, नाउ यू कैन गो। सारी लड़कियां थैंक यू मैम कहती हुई ऑफिस से बाहर निकल गईं। ऑफिस से बाहर निकलते ही
कंचन ने अपनी सभी फ्रेंड्स से कहा, चलो यार, पहले हम सब जल्दी से कुछ खा लेते हैं, फिर हम क्लास अटेंड करने जाएंगे। सब ने सिर हिलाया और कैंटीन की तरफ चल पड़ी। शाम को जब थकी हारी लड़कियों कॉलेज से वापस हॉस्टल लौटी तो सीधे अपने अपने रूम में चली गईं। डिनर का टाइम होते ही विमला मौसी ने डाइनिंग हॉल की बेल बजाई। बेल सुनते ही लड़कियां अपने रूम से बाहर निकली और डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। मिस मिताली का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि लेट होने वाली लड़कियों को डिनर नहीं दिया जाएगा, इसलिए कभी भी कोई लड़की बेल बजने के बाद डाइनिंग हॉल पहुंचने में देरी नहीं करती थी। जब लड़कियां बातचीत करते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंची तो वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लड़कियों भी चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गईं। कुछ देर बाद विमला मौसी ने एक दूसरी अधेड़ सी महिला के साथ मिलकर लड़कियों को डिनर सर्व करना शुरू कर दिया। विमला मौसी के चेहरे पर भी गहरी मायूसी और वीरानगी सी दिखाई दे रही थी। वो एकदम मशीन की तरह सब लड़कियों को डिनर सर्व करती जा रही थी। सपना ने अपनी साइड में बैठी श्रावणी से फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, ये आज विमला मौसी को क्या हो गया है? पहले तो कभी इन्हें इतना खामोश नहीं देखा हमने। श्रावणी भी गर्दन हिलाती हुई बोली, हाँ यार, हमेशा तो विमला मौसी कितनी झिकझिक करती हुई खाना परोसती थी, और आज देखो, लगता है जैसे बोलना ही भूल गई हूं। सुजाता ने जैसे ही दाल छकी एकदम से बोल उठी, ओह गॉड, दाल में नमक कितना ज्यादा है आज। ये कितनी नमकीन दाल बनाई है आज आपने विमला मौसी? विमला मौसी ने नजरें उठाकर सुजाता की ओर एक बार देखा, फिर जल्दी से नजरें चुराती हुई बोली, वो दाल आज इस नई कुक राधाबाई ने बनाई है, आज खा लो, कल मैं इसे सब अच्छे से समझा दूंगी। पर वो कुसुम लता दी कहां चली गई? कितनी सुपर टेस्टी दाल बनाती है वो। मीनल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। विमला मौसी ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी हुई रोटी की टोकरी उठाई और बिना कोई जवाब दिए किचन की ओर चल दी। डिनर करने के बाद सब लड़कियां उठकर अपने अपने रूम की तरफ जाने लगी। अब तक हॉस्टल की दूसरी लड़कियों को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि मीनल और उसकी फ्रेंड्स वार्डन मिस के साथ फूलपुर जाने वाली हैं। कुछ लड़कियों ने मजाक करते हुए मीनल से कहा, क्या यार, हमें पता होता कि तुम लोग शमिता की शादी में जाने का प्लान बना रहे हो तो हम भी साथ आ जाते। शादी और वो भी फूलपुर में, सोचकर ही दिल में गुदगुदी सी हो रही है। मीनल कुछ कहने ही जा रही थी कि सामने से मिस मिताली आती हुई नजर आई। उन्हें आते हुए देख लड़कियों ने अपनी बातें बंद की और तेज तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। अब लॉबी में सिर्फ मिस मिताली और 8 फ्रेंड्स बाकी रह गई थीं। मिस मिताली ने उन 8 फ्रेंड्स को गहरी नजर से देखते हुए कहा, एक खुशखबरी है सबके लिए, हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए हैं। परसों रात 8 बजे की ट्रेन से हमें निकलना है और मैंने हावड़ा स्टेशन से ही एक 9 सीटर ट्रैवलर बुक कर ली है जो हमें सीधे फूलपुर पहुंचा देगी। सब फ्रेंड्स मुस्कुरा उठी। अब शमिता की शादी में जाने का ख्वाब जल्दी ही पूरा होने वाला था। शादी के खुशनुमा रंगीन माहौल की कल्पना से ही उनके दिल में सुकून भरी लहरें उठने लगी। लड़कियों ने मिस मिताली को थैंक यू कहा और फिर वो भी अपने अपने कमरों की ओर चली गई। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मीनल को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदलती हुई सोने की कोशिश कर रही थी। आखिर परेशान होकर मीनल ने बेड से उतरकर नाइट बल्ब की रोशनी में अपनी चप्पलें ढूंढकर पहनी और फिर बिना कोई आवाज किए हुए दबे पांव वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गलियारे में चली आई। गलियारे में एकदम सन्नाटा छाया था, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मीनल ने सोचा, क्यों ना थोड़ी चहलकदमी की जाए, हो सकता है इससे नींद आने लगेगी। बस मीनल धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई गलियारे में चहलकदमी करने लगी। कुछ ही देर हुए कि अचानक मीनल को लगा कि शायद कोई और भी गलियारे के दूसरी ओर चल फिर रहा है। मीनल ने धीरे से पुकारते हुए कहा, हेलो, कोई है क्या दूसरी तरफ? पर मीनल को कोई रिप्लाई नहीं मिला। उल्टे और भी तेजी से चलने की आवाज आने लगी। अब मीनल को लगा जरूर ये उसकी ही कोई फ्रेंड होगी जो उसे डराने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। मीनल ने अपनी चाल तेज की और घूमकर गलियारे के दूसरे छोर पर पहुंच गई। पर यह क्या, गलियारे के इस तरफ भी कोई नहीं था। मीनल हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी मीनल को दूर एक पिलर के पीछे छुपा हुआ कोई साया नजर आया। मीनल ने अब जोर से पूछा, कौन छुपा हुआ है पिलर के पीछे? सामने आओ। पर साया हिला तक नहीं अपनी जगह से। मीनल गुस्से से उबल पड़ी। उसे यकीन हो गया कि यह जरूर किसी लड़की की शरारत है जो मीनल को डराने के लिए ऐसा नाटक कर रही है।
मीनल लपकती हुई पिलर तक पहुंची और जोर से बोली, कौन हो तुम? ये आधी रात को यहां क्या नाटक लगा रखा है? और ये कहते हुए मीनल ने अपना हाथ साए की ओर बढ़ाया और तभी पिलर के पीछे छुपा हुआ साया बाहर निकल आया। वो साया कोई और नहीं बल्कि कुसुमलता थी। पर इस वक्त कुसुमलता कुछ अजीब सी लग रही थी। उसके खुले हुए बिखरे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखें सुर्ख लाल और बड़ी बड़ी दिख रही थीं, मानो आंखें नहीं जलते हुए अंगारे हों। और उसके होंठ, उफ, उसके होंठ तो मानो लाल रक्तिमा से चमक रहे थे और साथ ही होंठों पर फैली हुई थी वहशत भरी मुस्कान। कुसुमलता की ऐसी डरावनी और भयंकर छवि देखकर तो मीनल की आत्मा तक कौप उठी। मीनल का गला सूख गया। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर गले से एक शब्द तक नहीं निकला। अब मीनल डर कर किसी तरह से पीछे की ओर सरकने लगी। पर तभी अचानक ही कुसुमलता ने एक वहशी मुस्कान के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और लपक कर मीनल के कंधों पर झूल रहे बालों को पकड़ लिया। मीनल अब जोर से चीखते हुए अपने बाल कुसुमलता की मुट्ठी से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर कुसुमलता तो अब मीनल के इतने करीब आ चुकी थी कि मीनल को लगा कुसुमलता के नुकीले पैने दांत उसकी गर्दन पर बस गड़ने ही वाले हैं। मीनल ने पूरी ताकत लगाते हुए कुसुमलता को पीछे धकेलने की कोशिश की और चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे। क्या हुआ मीनल? क्यों चिल्लाए जा रही है आधी रात में? सोने देना यार प्लीज। क्या कोई बुरा सपना देख लिया था तूने? मीनल की रूममेट कंचन ने मीनल के कंधे पर जोर से मारते हुए उसे जगाया। मीनल ने कंचन की आवाज सुनी तो हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलकर उठ बैठी। मीनल ने आंखें फाड़कर अपने चारों तरफ देखा। वो तो अपने बेड पर ही थी, अपने ही रूम में। मीनल अचकचा गई। तो क्या वो कोई डरावना ख्वाब देख रही थी? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तभी मीनल की नजर अपने कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मीनल ने डर से कांपते हुए कंचन से पूछा, ये रूम का दरवाजा ये कैसे खुला हुआ है? कंचन ने झल्लाते हुए कहा, कोई भूत खोल गया होगा और क्या। फिर संयत होते हुए कंचन ने गंभीर स्वर में मीनल को समझाया, उफ मीनल, तूने रात में दरवाजा ठीक से लगाया ही नहीं होगा और इसीलिए हवा चलने से दरवाजा खुल गया होगा। इसमें कोई चौंकने या घबराने वाली बात नहीं है। मीनल का गला बिल्कुल सूख चुका था। उसने फौरन टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई। मीनल का दिल अब भी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। इस हॉस्टल में रहते हुए उसे 3 साल हो चुके थे, पर आज तक कभी भी मीनल को इस तरह का डरावना सपना नहीं आया था। मीनल को यूं खामोश देख फिर कंचन ने उसकी पीठ सहलाते हुए नरमी से कहा, मीनल, अब तक तू घबरा रही है? ऐसा भी क्या सपना देख लिया तूने यार? मीनल ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे धड़कते दिल से कंचन को कुसुमलता के भयानक रूप के बारे में सब बताने लगी। जैसे जैसे मीनल अपनी बात कहती जा रही थी वैसे वैसे कंचन के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। जब मीनल ने अपनी बात पूरी की तो कंचन सहमे स्वर में बोली, यार अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। अब तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मीनल ने भी थरथराते स्वर में कहा, ओह कंचन, वो कुसुमलता का वहशी रूप मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा है। कंचन ने उठकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी, फिर बोली, हम आज लाइट्स ऑन करके ही सोएंगी। अभी मीनल ने हामी भरी ही थी कि कंचन का मोबाइल बजने लगा। हैरानी से कंचन ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो मिस मिताली का कॉल था। कंचन ने जैसे ही हेलो कहा, ऊपर से मिस मिताली का रूखा स्वर सुनाई दिया, आधी रात को तुम्हारे कमरे की लाइट्स ऑन कैसे हैं? क्या तुम्हें हॉस्टल का रूल मालूम नहीं? रात 10:30 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। कंचन ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, सॉरी। वो दरअसल मीनल थोड़ी सी डर रही थी अंधेरे से, इसीलिए मैंने लाइट्स ऑन कर दी थी। कॉल कट होते ही कंचन ने लाइट्स ऑफ कर दी। फिर वो धीमे से बोली, यार मीनला, ये वार्डन क्या सारी रात हमारे हॉस्टल पर नजरें गड़ाए बैठी रहती है? लाइट ऑन करते ही इसे पता चल गया। कमाल है सच में ये तो। मीनल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिलो दिमाग तो अब भी कुछ देर पहले सपने में देखी गई कुसुमलता की डरावनी छवि में उलझा हुआ था। क्या ये सचमुच सपना ही था? अब आगे फूलपुर का सफर कैसा रहेगा इन 8 फ्रेंड्स का? मीनल जब सवेरे सोकर उठी तो उसका सिर भारी भारी सा लग रहा था। वो अपने बेड पर लेटते हुए कंचन से बोली, यार आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी,
मेरा सिर दर्द हो रहा है बहुत। कंचन ने मुंह बनाते हुए कहा, सिर तो दर्द होगा ही तेरा, आखिर आधी आधी रात को डरावने ख्वाब जो देखती है, न तो खुद सोती है और न मुझे सोने देती है। मीनल चादर से अपना चेहरा ढकते हुए झल्लाए स्वर में बोली, पका मत यार अब मुझे, पहले ही सिर दर्द से परेशान हूं। मैं अब ज्यादा परेशान करना छोड़ और जाकर चाय नाश्ता कर ले तू, नहीं तो देर हो जाएगी आज तुझे। कंचन ने अपने बाल संवारते हुए कहा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं आराम से कॉलेज पहुंच जाऊंगी टाइम पर। और हाँ, तेरे लिए भी ब्रेकफास्ट लाकर रूम में रख दूंगी मैं, जब मन करे उठकर खा लेना। कंचन ने दरवाजा बाहर से हल्के से लगाया और चल दी। मीनल की थकी उनींदी आंखें जल्दी ही फिर झपकने लगीं और कुछ ही देर में मीनल एकदम गहरी नींद में सो गई। कंचन ब्रेकफास्ट करके वापस अपने रूम में आई और एक बाउल में मीनल के लिए लाया हुआ ब्रेकफास्ट बक कर रख दिया। कंचन ने मीनल के बेड के पास जाकर देखा, फिर उसे गहरी नींद में सोई हुई जानकर चुपचाप अपना बैग लिए वो कॉलेज के लिए निकल गई। दोपहर बाद जब मीनल की नींद टूटी तो उसने सामने लटके वॉल पीस में टाइम देखा, 3 बजाने वाले थे। मीनल चौंकती हुई एक झटके में उठ बैठी, फिर बुदबुदाते हुए बोली, ओह हगोंड, ये क्या, मैं इतनी देर से सोई ही थी, अब तो लंच का भी टाइम निकल गया है। तभी मीनल की नजर सामने टेबल पर रखे बाउल पर गई। वो खुश होकर बड़बड़ाई, चलो कंचन ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट तो लाकर रख ही दिया है, अब जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, फिर मजे से नाश्ता करूंगी। मीनल ने दरवाजा लगाया और वॉशरूम में चली गई। करीब आधे घंटे बाद जब मीनल रेडी होकर अपने रूम में आई तो टेबल के पास पहुंचते ही हैरान रह गई। टेबल पर तो बाउल था ही नहीं। ओह गॉड, अभी तो बाउल टेबल पर रखा था, फिर अचानक ही कहां गायब हो गया। चिढ़ते हुए मीनल बुदबुदाई। नहा धोकर तैयार मीनल के पेट में अब भूख के मारे चूहे कूदने लगे थे। वो भूख से परेशान होकर आखिर डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। मीनल ने सोचा कि वहां कुछ तो मिल ही जाएगा शायद खाने के लिए, और कुछ नहीं मिला तो फिर विमला मौसी से दलिया ही बनवा लूंगी जल्दी से। पूरे हॉस्टल में शांति सी छाई हुई थी। इस वक्त सभी लड़कियां कॉलेज में ही होती थीं। मीनल धीमे धीमे चलती हुई डाइनिंग हॉल में पहुंची तो वहां भी वही हाल था, पूरा हॉल सुनसान था। मीनल आगे बढ़ती हुई किचन में चली गई। किचन में एक कोने पर चुपचाप बैठी हुई विमला मौसी हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। दूसरी ओर राधाबाई एक बड़े से परात में आटा गूंथने में लगी हुई थी। जैसे ही मीनल ने विमला मौसी को पुकारा, विमला मौसी, कुछ है क्या खाने को, बड़ी भूख लग रही है मुझे। विमला मौसी जैसे एकदम चौंक सी पड़ी, फिर किसी तरह से संभलते हुए बोली, मीनल बिटिया, तुम आज कॉलेज नहीं गई क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मीनल ने जल्दी से कहा, हाँ मौसी, मेरी तबीयत वगैरह सब ठीक है। यस, आज कुछ सिर भारी सा हो रहा था मेरा, इसलिए कॉलेज नहीं गई। ओल, तो बेटा मैं फटाफट चाय और परांठे बनाकर दे देती हूं तुम्हें, बस 5 मिनट बैठो तुम, मैं अभी लाई बनाकर। विमला मौसी स्नेहभरे स्वर में बोली। मीनल बाहर डाइनिंग हॉल में आकर बैठ गई। जल्दी ही विमला मौसी चाय और 2 पराठे लिए हुए आई और टेबल पर रखते हुए कहा, लो बिटिया, अब आराम से चाय पराठे खाओ। तभी एकदम से कुछ सोचते हुए मीनल पूछ बैठी, मौसी, जब मैं किचन में आई थी तब आप हाथ जोड़े हुए क्या प्रार्थना कर रही थी? विमला मौसी के चेहरे पर अचानक ही डर और घबराहट झलक उठे। वो दबी दबी आवाज में बोली, कुछ ऐसी खास बात नहीं बेटा, बस यूं ही आज मेरा मन बहुत घबरा सा रहा था। मीनल ने अब विमला मौसी का हाथ पकड़ते हुए प्यार से पूछा, मौसी प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ ऐसा आखिर? आपको तो मैं इतने सालों से देख रही हूं, कभी भी यूं घबराते हुए नहीं देखा आपको। मौसी ने इधर उधर गर्दन हिलाकर देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोली, क्या बताएं बिटिया तुम्हें, कल आधी रात को हमारी आंख अचानक ही खुल गई। हम पानी पीने उठे तो हमें कुछ आहट सी सुनाई दी। अब तुम्हें तो पता ही है कि इसी किचन के पीछे वाले रूम में हम रहते हैं और हमारे रूम के बगल वाले रूम में कुसुमलता रहती थी। विमला मौसी एकदम से चुप हो गई। शायद कल रात की घटना उन्हें फिर याद हो आई थी। मीनल ने जोर दिया, बताओ ना मौसी, फिर क्या हुआ आगे? विमला मौसी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बताना शुरू किया। हाँ, तो जब हम पानी पीने उठे और हमें कुछ आहट सी सुनाई दी तो हमें लगा कि शायद कुसुमलता लौट आई होगी। पर जैसे ही हम बाहर दरवाजा खोलकर निकले कि हमें कुछ दूर पर एक साया सा लहराता हुआ नजर आया। उसके लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और न उस साये के पैर उल्टे थे। हमने जोर से चिल्लाकर पूछा,
कि कौन है वहां पर। लेकिन साये ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, बस उसी तरह उल्टे पैरों से आगे बढ़ते हुए हॉस्टल के गलियारे में गायब हो गया। उसके लंबे बालों ने उस साये के चेहरे को लगभग ढक रखा था, जिस वजह से हम उसका चेहरा ही नहीं देख पाए। फिर तो हमें इतनी कंपकंपी सी छूटने लगी कि हम गिरते पड़ते अपने कमरे में भाग कर आए और तब से ही मन प्रार्थना और जाप करने में लगे हैं। मीनल के हाथ पैर भी कांपने से लगे। उसकी आंखों के सामने कल रात देखी हुई कुसुमलता की भयंकर छवि झूलने लगी। विमला मौसी ने मीनल का डरा सहमा सा चेहरा देखा तो उसे धीरज बंधाती हुई बोली, अरे अरे बिटिया, तुम डरो मत बिल्कुल भी। लो, अब तुम चाय परंती खाओ और मैं चलकर जरा राधाबाई को काम समझा दूं। मीनल ने हल्के से सिर हिलाया। तभी विमला मौसी फिर आगे बोली, और हाँ बिटिया, तुम ये सब बातें किसी को भी मत बताना, बेमतलब बाकी लड़कियां भी डर जाएंगी और फिर कहीं मिताली मैडम जी को पता चलेगा तो वो तो हमें नौकरी से ही निकाल बाहर कर देंगी। मीनल ने जल्दी से पानी का एक बड़ा घूंट पिया और बोली, नहीं मौसी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। पर क्या सच में किसी के पैर उल्टे हो सकते हैं? आपने कल रात क्या ठीक ठीक देखा था कि उस साये के पैर उल्टे थे? विमला मौसी अब मीनल के एकदम करीब आकर बहुत ही दबी जुबान से कहने लगी, हम कैसे भूल सकते हैं बिटिया, कल रात देखे गए वो उल्टे पैरा पैर तो हमें एकदम साफ साफ नजर आ रहे थे। इसीलिए तो हम अभी बैठे बैठे मंत्र जप रहे थे। हमने भी बचपन से सुन रखा था कि चुड़ैल और डायनों के पैर उल्टे होते हैं, पर कल रात तो हमने खुद अपनी ही आंखों से देख भी लिया। अरे मीनल, आज कॉलेज नहीं गई तुम और इस वक्त डाइनिंग हॉल में बैठी हुई क्या कर रही हो? अचानक ही मिस मिताली की आवाज सुनते ही विमला मौसी और मीनल दोनों ही चौंक पड़े। विमला मौसी तो फौरन ही किचन में चली गई और मीनल ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, वो मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी मैमा, इसलिए मैं आज अपने रूम में ही रेस्ट कर रही थी। अभी जब सोकर उठी तो एकदम से कमजोरी सी लगने लगी, इसलिए मैं चाय पीने यहां चली आई। मिस मिताली ने आगे बढ़कर मीनल के माथे पर अपना हाथ रखा, फिर सोचते हुए बोली, तुम्हारा माथा तो गर्म नहीं लग रहा है, लगता है तुम्हें कल रात जागने की वजह से थकान जैसी लग रही होगी। कल देर रात तक तुम्हारे रूम की लाइट्स ऑन थी ना? मीनल ने गर्दन हिलाते हुए सफाई पेश की, नहीं मैमा, मैं तो सो ही रही थी, पर आधी रात को अचानक ही पता नहीं क्यों मेरी नींद खुल गई। अजीब सा डरावना ख्वाब देख लिया था मैंने, इसीलिए फिर कंचन ने रूम की लाइट्स ऑन कर दी थी। मिस मिताली ने सर्द लहजे में कहा, डरावने ख्वाब उन्हीं को आते हैं जो बेफजूल ख्यालों में खोए रहते हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, फिर तुम्हें ऐसे डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। मीनल ने खामोशी से हामी भरी और फिर कप में बची चाय जल्दी से खत्म कर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। मन ही मन वो मिस मिताली को कोसने लगी। एक पल भी चैन से नहीं रहने देती है, पता नहीं अचानक कहां से अधमकती है। बिना मतलब लेक्चर सुनना पड़ गया आज तो मुझे। मीनल अपने रूम में पहुंची और अंदर जाकर अभी दरवाजा बंद किया ही था कि दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। मीनल हैरान हो उठी, फिर जल्दी से दरवाजा खोला, पर दरवाजे पर कोई भी नहीं था। मीनल अब चिढ़कर बड़बड़ाई, ओह फोर्ड, लगता है ये दरवाजा कमजोर हो गया है, अब जरा सी हवा चलते ही खड़खड़ाने लगता है। कंचन भी तो इसीलिए कह रही थी कि कल रात भी तो अपने आप ही खुल गया होगा। मीनल ने अब फैन ऑन किया और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। चाय पराठे खाने के बाद अब उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। हालांकि विमला मौसी की बातों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मीनल अपनी सोच में खोई हुई बेड पर लेटी थी, तभी उसे यह ख्याल आया कि क्यों न शमिता को कॉल लगाया जाए। शमिता को इन्फॉर्म तो करना ही होगा ना कि हम उसकी शादी में शामिल होने फूलपुर पहुंचने वाले हैं। मीनल ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और शमिता को कॉल लगाने लगी, पर शमिता का मोबाइल तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी जब शमिता का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क ही आया तो मीनल झल्ला उठी। उसने मोबाइल टेबल पर रखा और गुस्से से बोली, ओफ, ये शमिता का गांव भी पता नहीं कौन से जंगल या पहाड़ पर है। फिर अचानक मीनल को ख्याल आया, यदि हम फूलपुर गए और मोबाइल नेटवर्क नहीं मिला तो हम बिना मोबाइल के कैसे काटेंगे वहां दिन? तभी दरवाजे पर फिर खटखट की आवाज हुई। मीनल एकदम से उठी और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर दूर दूर तक भी कोई नहीं था। हैरान हो मीनल चिल्लाई, कौन है? क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो?
तभी मीनल की नजर नीचे की ओर गई। उसके रूम के दरवाजे के बिल्कुल पास ही 2 पैरों के निशान बने थे, एकदम काले काले से स्याह निशान। और ये निशान उल्टे पैरों के थे। मीनल कुछ पल तो उन उल्टे पैरों के निशान को घूरते हुए खड़ी रही, फिर इतनी जोर से चीखी कि हॉस्टल की दीवारें तक हिल उठी। गेट पर खड़ा हुआ पियून और अपने घर की तरफ जा रही मिस मिताली भागते दौड़ते हुए मीनल के रूम तक पहुंचे। मीनल डर से घर घर कांपती हुई अपने रूम के बाहर खड़ी थी। मिस मिताली ने मीनल के कंधे पर हाथ रखते हुए हैरत से पूछा, क्या हुआ मीनल? इतनी जोर से चीख क्यों रही थी अभी? मीनल ने बिना कुछ कहे ही दरवाजे के सामने जमीन की ओर इशारा कर दिया। मिस मिताली ने आश्चर्य से उन निशानों की ओर देखा, फिर मीनल के पास आकर बोली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मीनल? ऐसा क्या है इसमें जो इतनी डर गई हो तुम? पियून भी हैरान परेशान सा मीनल को देखे जा रहा था। मीनल ने किसी तरह से अटकते हुए कहा, वो रूम के दरवाजे पर बने हुए पैरों के निशान वो उल्टे पैरों के हैं। मिस मिताली ने मीनल को इस तरह से घूरा मानो उन्हें मीनल की बुद्धि पर संदेह हो रहा हो। फिर मिस मिताली ने नरमी से समझाते हुए कहा, ओह गॉड मीनल, तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? उल्टे पैरों के निशान तुम्हारे ही पैरों के बने होंगे जब तुम अपने रूम से निकलकर डाइनिंग हॉल गई होगी। मीनल ने विरोध किया, पर मैं जब हॉल से वापस आई थी तब तो ये निशान नहीं बने थे यहाँ पर। मिस मिताली अब थोड़ी सी चिढ़ते हुए बोली, ओफोह मीनल, जब तुम हॉल से यहाँ वापस लौटी थी तब तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा इधर। वैसे भी अब तुम इस तरह की नॉनसेंस टॉकिंग बंद करके थोड़ा आराम करो। तभी पियून ने हिचकते हुए कहा, मैडम जी, पर इन निशानों को देखने पर तो ये बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। इनका आकार कितना विचित्र सा है, और ये निशान एकदम काला काला क्यों है? मिस मिताली ने जलती हुई नजर से पियून की ओर देखा, फिर मीनल से बोली, तुम एक काम करो, जब तक सब लड़कियां कॉलेज से लौट नहीं आती तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मीनल फौरन मना करते हुए बोली, नहीं मैमा, मैं यहीं अपने रूम में ही रहती हूँ। मिस मिताली ने सोचते हुए कहा, ओके मीनल, तुम अपने कमरे में ही रहो और एक काम करो, फूलपुर जाने की तैयारी में लग जाओ। तुम्हारा मन भी फिर इधर उधर की बातों में नहीं भटकेगा। पर एक बात का ध्यान रहे, जब दूसरी लड़कियां वापस आएंगी तो उन्हें ये सब फालतू की बकवास बातें मत बताते रहना। ओके, टेक केयर। मीनल ने खामोशी से सिर हिलाया और वापस अपने कमरे के अंदर चली गई। मिस मिताली ने पियून से फ्लोर क्लीनर मंगवाया और वो निशान अपने सामने साफ करवाने के बाद वहां से चली गई। शाम को जब सारी लड़कियां कॉलेज से लौटकर आ रही थी तो सुनसान पड़ा हॉस्टल एकदम शोरगुल से भर उठा। सब अपने अपने रूम में चली गईं। कंचन भी अपने रूम में लौटकर आई और सबसे पहले अपना बैग रखते हुए उसने बेड पर लेटी हुई मीनल से पूछा, तबीयत कैसी है तेरी अब? ठीक तो लग रहा है ना? शाम हो गई पर अब तक तू बेड पर ही लेटी हुई है। मीनल ने हौले से उठते हुए कहा, हम ठीक लग रहा है अब मुझे। कंचन ने फिर पूछा, कुछ खाया कि नहीं तूने? मैंने बाउल भर के स्प्राउट्स रखे थे सुबह। मीनल ने खामोशी से गर्दन हिला दी। उसने कुछ नहीं बताया कि बाउल तो उसे टेबल पर मिला ही नहीं, और न ही मीनल ने उल्टे पैरों के बारे में ही कुछ बताया कंचन को। रात के डिनर के बाद मीनल के सिवाय बाकी 7 फ्रेंड्स बहुत ही उत्साहित होकर चर्चा में लगी थीं। आखिर कल रात की ट्रेन से उन सबको फूलपुर के लिए निकलना था। सबने तय किया कि वे अब कल कॉलेज नहीं जाएंगी और दिन भर हॉस्टल में ही रहकर शादी में जाने की तैयारी करेंगी। मीनल ने तो किसी तरह से डिनर किया और फिर से अपने बेड पर जा लेटी। न तो उसे नींद आ रही थी और न ही उसका मन उन निशानों और विमला मौसी की बातों को भुला पा रहा था। आखिर जैसे तैसे रात कटी और सुबह हुई। फूलपुर जाने वाली 8 फ्रेंड्स के सिवाय हॉस्टल की बाकी लड़कियां कॉलेज चली गईं। हॉस्टल में अपने अपने कमरों में बैग जमाती हुई लड़कियां इस कदर उत्साह में थीं कि मानो शादी शमिता की नहीं बल्कि उनकी ही होने वाली है। ढेरों कपड़े, मेकअप का सामान, फैशन एसेसरीज और तरह तरह के आइटम रखने के बावजूद लड़कियों का मन पैकिंग करने से भर ही नहीं रहा था। किसी तरह से दिन कटा और शाम होते ही कॉलेज गई लड़कियां हॉस्टल वापस आ पहुंची। मिस मिताली ने सभी फ्रेंड्स को अलर्ट कर दिया था कि शाम 6:30 बजे एक ट्रैवलर यहां हॉस्टल के गेट पर आ पहुंचेगी। इसीलिए मीनल और सभी 7 लड़कियां टाइम होते ही अपने अपने बैग लिए हॉस्टल के गेट पर आ गईं। हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी उन्हें विदाई देने गेट पर इकट्ठी हो गई थीं।
मिस मिताली ने अपने घर का दरवाजा लॉक किया और फिर एक बड़ा सा बैग लिए 8 लड़कियों के पास आ पहुंची। तभी मेन गेट के पास खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आया और मिस मिताली के हाथ से बैग लेकर गाड़ी में रखने लगा। मिस मिताली ने इधर उधर देखते हुए पूछा, ये पियून कहाँ गायब हो गया? उसे क्या मालूम नहीं कि हमारी गाड़ी आ गई है? कहीं नशा वगैरह करके तो नहीं पड़ा हुआ है? सिक्योरिटी गार्ड ने गंभीरता से कहा, मैडम जी, वो बेचारा तो कल रात से ही भयंकर बुखार में तप रहा है। मैंने उसे दवाई भी दी थी। अब बुखार कम तो हो गया है, पर वो अभी गहरी नींद में सो रहा है। वार्डन ने अब कुछ हैरानी से कहा, क्या पियून को इतना तेज बुखार चढ़ गया था तो मुझे खबर क्यों नहीं की तुमने? मैं दिन भर अपनी तैयारियों और हावड़ा से फूलपुर जाने के अरेंजमेंट में बिजी थी, पर तुम्हें बताना तो चाहिए था ना मुझे। गार्ड बोला, वो तो हम बताने ही वाले थे मैडम जी, पर फिर हमने सोचा कि बुखार ही तो है, दवाई देंगे तो उतर जाएगा, खामख्वाह क्यों परेशान करें आपको। मिस मिताली ने घूरते हुए कहा, रात को जाकर डॉक्टर मिश्रा को बुला लेना, वो देख जाएंगे पियून को, और हमें भी कॉल करके खबर कर देना उसकी तबीयत के बारे में। ओके, वैसे तो हम जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक प्रिंसिपल मैम खुद सुबह शाम यहाँ आकर हॉस्टल का प्रबंध देखेंगी। गार्ड ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी बाकी लड़कियों का सामान भी गाड़ी में जमाने लगा। जल्दी ही मिस मिताली और 8 लड़कियां गाड़ी में सवार होकर हॉस्टल से निकल पड़े स्टेशन की ओर। पियून को इतना तेज बुखार कैसे आ गया? विमला मौसी ने जो साया देखा था वो किसका था? मीनल के रूम के बाहर बने वो उल्टे पैरों के काले निशान किसके थे? कुसुमलता है कहां? मिस मिताली और शमिता की 8 फ्रेंड्स को लिए हुए गाड़ी जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो मिस मिताली ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखते हुए बेचैन स्वर में कहा, ओह, ट्रैफिक की वजह से हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। जल्दी जल्दी अपने बैग लो और फटाफट प्लेटफॉर्म की ओर चलो। सभी लड़कियों ने सिर हिलाते हुए अपने अपने बैग उठाए और गाड़ी से उतरकर तेज चाल से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ चली। मिस मिताली भी जल्दी जल्दी चलती हुई उन लड़कियों के साथ चली आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर हावड़ा एक्सप्रेस के आने की अनाउंसमेंट गूंज रही थी और साथ ही प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के कोच नंबर डिस्प्ले हो रहे थे। मिस मिताली के ही पास सारे टिकट्स थे। उन्होंने लड़कियों को अपने पीछे आने का संकेत किया। तभी धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन के आते ही पैसेंजर्स की भीड़ जैसे गाड़ी पर टूट सी पड़ी। मिस मिताली ने अपना कोच नंबर देखा और फिर लड़कियों के साथ जल्दी से अपने कोच में चढ़ गईं। फिर उन्होंने अपने टिकट्स पर एक नजर डाली और लड़कियों को उनकी रिजर्व बर्थ में बैठने और सामान जमाने के लिए कहा। मीनल, कनिका, प्रिया, सुजाता, रूही, श्रावणी की बर्थ एक कंपार्टमेंट में थी। कंचन और सपना की बर्थ मिस मिताली के साथ अगले कंपार्टमेंट में थी। सामान जमा कर सब अपनी अपनी बर्थ पर जा बैठे। कंचन और सपना ने मिस मिताली से कहा, मैम, हम दोनों कुछ देर जाकर बाकी फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएं? मिस मिताली ने उन दोनों को गौर से देखा, फिर खामोशी से सिर हिलाते हुए हामी भर दी। कंचन और सपना खुश होती हुई अपनी बाकी फ्रेंड्स के पास आकर बैठ गईं। जल्दी ही सबकी सब गप्पे मारने में तल्लीन हो गई। मीनल भी अब सारी दुश्चिंताओं को भुलाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने में मग्न थी। तभी मिस मिताली वहां आते हुए बोली, अब रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से हमें डिनर करके सो जाना चाहिए। सभी लड़कियों ने भी सहमति जता दी, क्योंकि आज सफर की तैयारी में वे सब इस कदर खो गई थीं कि उन्होंने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। सब लड़कियां और मिस मिताली उसी एक कंपार्टमेंट में ही जगह बनाते हुए बैठ गईं। हॉस्टल से पैक किया हुआ बड़ा सा टिफिन बॉक्स खोला गया और फिर सपना और कनिका ने मिलकर सबको फटाफट डिस्पोजेबल डिशेज में डिनर सर्व कर दिया। डिनर फिनिश करते ही मिस मिताली ने सबसे कहा, अपनी अपनी डिशेज एक साथ एक बड़े कैरी बैग में डालकर अलग बांध कर रख दो। डिब्बे में कचरा वगैरह मत फैला देना हड़बड़ी में। फिर मिस मिताली उठकर अपनी सीट की ओर चली गई। आखिर क्या हुआ होगा मीनल के लिए जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।